जय हिंद दोस्तों। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का सेंटअप एग्ज़ाम हो रहा है अभी, और 30 तारीख आज है और आज से सेंटअप परीक्षा चालू है, जो कि पहला सेटिंग है आज फिजिक्स का साइंस में और सेकेंड सेटिंग है केमिस्ट्री का। तो अभी हम फिजिक्स का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर देने वाले हैं। देख लीजिए यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन है और हम अभी इसका आंसर देने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है कि प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों का आंसर हम आपको देना है। तो ये जो 20 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इसमें से कोई भी 10 क्वेश्चन के आंसर भी हम बताने वाले हैं। आप लोग सेम टू सेम इस तरह से जाके एग्जाम में लिख दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए, कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच संबंध स्थापित करें। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम क्वेश्चन बोल दिए हैं, ठीक है। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं, एक का आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आंसर। तो चलिए इसका आंसर आप लोग लिखते जाइए, ठीक है। पहला था ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आंसर लिखिए। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा या फिर आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। अब देख लीजिए उसके बाद था क्या, विद्युत विभव। अब विद्युत विभव का आंसर आप लोग लिखिए। कह रहा है किसी इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। इतना आप लोग लिख दीजिएगा तो फुल में फुल मार्क्स आप लोगों को जरूर मिलेगा, ठीक है। 1 नंबर का आंसर हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 3 नंबर, ठीक है। जो हल्का होगा, जो कम अक्षरों में लिखाएगा, ठीक है, उसको ही बना देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमको 10 ही क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो चलिए 3 नंबर है आपका, संट क्या है, इसके 2 उपयोग लिखें। अब देखिए संट का परिभाषा लिखना और इसका 2 उपयोग। तो चलिए देख लेते हैं संट। हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर संट क्या है। विद्युत परिपथ में लगाई जाने वाली यह एक क्या है, युक्ति है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संट, ठीक है। अब देखिए इसका 2 उपयोग, संट का क्या क्या उपयोग होता है वो अब लिख दीजिएगा। उपयोग लिख करके एरो का ऐसे निशान दीजिएगा और 1 नंबर दे दीजिएगा रोमन में, ठीक है। तो चलिए 1 नंबर लिखिए। परिपथ की किसी शाखा से होकर जाने वाली धारा दूसरे मार्ग से भेजना, ठीक है। ये एक उपयोग हो गया। अब दूसरा उपयोग देखिए, परिपथ की किसी शाखा से बहने वाली धारा का मापन करना, ठीक है, ये दूसरा उपयोग हो गया, ठीक है। तो इतना लिख दीजिएगा तो फुल में फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, देख लीजिए 4 नंबर। 4 नंबर कह रहा है प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में बताने के लिए, ठीक है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में चलिए आप लोग नोट करिए, लिखिए यानी कि। तो चलिए देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में लिखिए। देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष दे करके और ऐसे करके एरो दे दीजिएगा, ठीक है। प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण पानी की बूंदों पर सूर्य की किरणों के 2 अपवर्तन तथा एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होता है, ठीक है। और वहीं पर था द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक है। तो द्वितीयक इंद्रधनुष दे करके एरो लगा दीजिएगा और उसमें लिखिएगा द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण पानी की बूंदों पर प्रकाश के 2 अपवर्तन तथा 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होता है, ठीक है। यही दोनों में अंतर हो गया, ठीक है। तो इतना लिख दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, देख लीजिए अगला क्वेश्चन है आवृत्ति मॉडुलन, ठीक है। 5 नंबर यहाँ पर देख लीजिए आवृत्ति मॉडुलन। हम क्वेश्चन बोल रहे हैं और अपना अपना क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन कितने नंबर पर है, ठीक है। उस हिसाब से आप लोग बनाइएगा। आवृत्ति मॉडुलन को समझाएं। अब इसका आंसर देख लीजिए आवृत्ति मॉडुलन। अब लिखिए आप लोग आवृत्ति मॉडुलन का परिभाषा, ठीक है।
यहाँ पर देख लीजिए आवृत्ति मॉडुलन दे दिया गया है और उसमें एरो करके लिखिए रेडियो तरंगों की आवृत्ति को ध्वनि संकेतों के दाब परिवर्तनों या चित्रों की प्रकाश तीव्रता के अनुसार परिवर्तित करने की प्रक्रिया को आवृत्ति मॉडुलन कहा जाता है। एक बार हम फिर से बोल देते हैं, नोट कर लीजिए। रेडियो तरंगों की आवृत्ति को ध्वनि संकेतों के दाब परिवर्तनों या चित्रों की प्रकाश तीव्रता के अनुसार परिवर्तित करने की प्रक्रिया को आवृत्ति मॉडुलन कहा जाता है। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी इस वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा या फिर आप लोग अभी तक लिख लिए होंगे। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप लोगों का हो जाता है आवृत्ति मॉडुलन के बाद जो हल्का है उसी को बनाइए आप लोग। ठीक है, अब देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्या रहा, विद्युत अनुनाद को समझाएं। अब देखिए विद्युत अनुनाद का आंसर, तो चलिए लिखिए विद्युत अनुनाद दे करके और एरो लगा लीजिए और आंसर लिखना शुरू कीजिए। लिखिएगा, जब परिपथ तत्वों में विद्युत के अवरोध और प्रवेश एक दूसरे को इस प्रकार रद्द करते हैं कि धारा अधिकतम हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, विद्युत अनुनाद कहते हैं। एक बार फिर से हम बोल देते हैं, लिखिए, जब परिपथ तत्वों में विद्युत के अवरोध और प्रवेश एक दूसरे को इस प्रकार रद्द करते हैं कि धारा अधिकतम हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं, विद्युत अनुनाद कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या होने वाला है, हाँ तो नेक्स्ट हो जाएगा आप लोगों का आयतन, हाँ हो जाएगा सौर सेल। ठीक है, हल्का है, सौर सेल को समझाएं, यानी कि परिभाषा लिख दीजिएगा, हो जाएगा। तो चलिए सौर सेल का परिभाषा देख लेते हैं। तो सौर सेल लिख करके एरो लगा दीजिए और लिखिए, सौर सेल वह अर्धचालक युक्ति है जो सूर्य प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जिसे क्या कहते हैं, सौर सेल कहते हैं। सौर ऊर्जा, आप लोग सौर प्लेट देखे होंगे जो कि सौर ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। तो इसको ही आप लोग लिख दीजिएगा, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। ठीक है, इसमें 12 नंबर दिया है, प्रकाश के ध्रुवन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश का ध्रुवन देख लीजिए आप लोग, प्रकाश का ध्रुवन का आंसर, प्रकाश का ध्रुवन दे करके डैश दे दीजिए, यानी कि एरो लिखिए उसमें। जब कोई प्रकाश की तरंग किसी टूरमैलीन क्रिस्टल पर गिरती है तो क्रिस्टल से तरंग के कंपन ही बाहर निकलते हैं जो क्रिस्टल की अक्ष के समांतर होते हैं एवं बाकी कंपन क्रिस्टल के कारण बाहर नहीं निकल पाते हैं और वो वहीं पर रुक जाते हैं। ठीक है, अब उसके आगे यहाँ तक पहले लिख लीजिए, हम रुक जाते हैं कुछ सेकंड, वीडियो रोक करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे लिखिएगा, तथा क्रिस्टल प्रकाश की तरंग के बाहर निकलने के बाद कंपन तरंग की चलने की लंबवत तल में सभी दिशाओं में समान रूप से न होकर के केवल एक ही दिशा में होते हैं। इस प्रकार की तरंग को समतल ध्रुवित तरंग एवं घटना को प्रकाश का ध्रुवन कहते हैं। इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश के ध्रुवन और समतल ध्रुवित तरंग। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख लिए प्रकाश का ध्रुवन, तो ये थोड़ा सा बड़ा था। ठीक है, क्योंकि आप लोग को इतना लिखना ही पड़ेगा पूरा, तभी आप लोगों को फुल में फुल मार्क्स वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रकाश का ध्रुवन हो गया। अब देख लीजिए, लिखिए वायु सवार प्रतिरोधकता, क्वेश्चन नंबर, हाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 है,
नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? 18 नंबर है, देख लीजिए। तो चलिए इसका आप लोग आंसर लिखिए। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता दे करके एरो लगा दीजिए और उसमें लिखिए, नेत्र की समंजन क्षमता वह क्षमता होती है जिसके कारण आँख अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट व दूर की वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करता है। उसे ही क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता। एक बार हम फिर से बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। नेत्र की समंजन क्षमता वह क्षमता होती है जिसके कारण आँख अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करता है। उसे ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हो जाएगा, इसी में हो जाएगा प्रतिरोधकता के ताप है, ये कितने नंबर है? 16 नंबर। प्रभाव को समझाएं, प्रतिरोधकता के ताप प्रभाव को समझाएं। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो चलिए इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, धातु की प्रतिरोधकता सीधे तापमान के समानुपाती होती है क्योंकि इसका तापमान गुणांक धनात्मक होता है। यदि हम तापमान को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता बढ़ती है और इसके विपरीत अर्धचालक यह एक क्रिस्टल या ठोस होता है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। ठीक है, एक बार हम फिर से बोल देते हैं, धातु की प्रतिरोधकता सीधे तापमान के समानुपाती होती है क्योंकि इसका तापमान गुणांक धनात्मक होता है। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता बढ़ती है और इसके विपरीत अर्धचालक यह एक क्रिस्टल या ठोस होता है। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बनाना था जो कि 9 हो गया है और एक लास्ट बना। अब देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन। देख लीजिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनाना होगा जो कि कौन सा क्वेश्चन हल्का है। तो इधर देख लीजिए, एक क्वेश्चन छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 7, पाश्चन श्रेणी। ठीक है, पाश्चन श्रेणी, इसी को ही अभी हम क्लियर करने वाले हैं। पाश्चन श्रेणी का आंसर आप लोग लिखते जाइए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर लिखिए, पाश्चन श्रेणी दे करके एरो दे दीजिए और लिखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं n बराबर 4, 5, 6 ... दे दीजिएगा आदि से निम्न कक्षा n बराबर 3 में लौटता है तो इससे प्राप्त श्रेणी को ही पाश्चन श्रेणी कहते हैं। ठीक है, और ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यह जरूर लिख दीजिएगा, यह श्रेणी अवरक्त भाग से प्राप्त होता है। इतना लिख दीजिएगा तो आपको फुल में फुल मार्क्स जरूर देगा। तो चलिए 10 क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, अब देख ले, अब ऑब्जेक्टिव भी बताए हैं और सब्जेक्टिव भी बता दिए। फिजिक्स का हो गया, अब केमिस्ट्री का भी बता देंगे शाम में। ठीक है।